तो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी प्रश्न जो है 2 अंक के हैं। पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3x² - 7x - 6 = 0। तो इसको हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो जो मध्य पद है उसको तोड़कर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, या फिर हम जो द्विघात समीकरण का फार्मूला है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 अंक का प्रश्न है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको मिडिल टर्म से करूं तो देखिए पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। गुना करने पे कितना आएगा, -18x²। ठीक है, इस 18 को हमें -18x² को हमें इस प्रकार से लिखना है ताकि गुना करने पे तो यही आ जाए और जमा और घटा करने पे -7x आ जाए। ठीक, तो देखिए मैं 18 की बात करता हूँ। मैं लिखता हूँ 1 गुना में 18, 18 होगा, जमा करने पे 19 होगा और घटाने पे 17 होगा। तो इसमें तो नहीं आ रहा। 18 को लिख सकते हैं 2 गुना में 9, 18 आता है, और इसमें 9 में से 2 घटाने पे 7 भी आएगा, और 2 को 9 से गुना करने पर 18 भी आएगा। तो वास्तविक रूप से जो हमारे गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2x और -9x। ठीक है, जब इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो हमारा आएगा -18x², और जब इनको हम जमा करेंगे तो हमारा आएगा -7x। ठीक, तो हम ये वाला पेयर जो है ले लेते हैं, एक तो 2x लेते हैं और एक -9x ले लेते हैं। ठीक, तो हम लिखते हैं 3x² -9x और +2x -6 = 0। इसके हम जोड़े बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, तो 3x घटा 3। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, जमा का 2, तो x घटा का 3। तो हमारे पास इस तरीके से 2 ब्रैकेट आए, दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आए, उसको लिख लेते हैं। और एक क्या बच गया है, 3x + 2 बचा है = 0। दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं हम। 3x + 2 = 0। तो यहाँ तो x = 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x का मान जो है -2/3 आ जाएंगे। तो ये दोनों हमारे क्या निकल गए, मूल निकल गए। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के वास्तविक और समान मूल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक और समान मूल है। अगर वास्तविक और समान मूल है तो इसका मतलब जो d है हमारा विविधकर है उसका मान कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक, तो इससे हम लिख लेते हैं ABC। पहले a बराबर हमारे पास 3 आएगा, b हमारे पास k दे रखा है, और c का मान 3 दे रखा है। ठीक, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ठीक, और यहाँ पे दे रखा वास्तविक और 0, यानी कि इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लिखते हैं b² - 4ac = 0। b हमारा क्या है, k, तो k का स्क्वायर -4, a हमारा क्या है, 3 है, और c का मान भी 3 है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा k² -4 × 12 और 12 × 36 बराबर 0। तो k² बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, और k का मान आ जाएगा +-6। ठीक है, तो सवाल में पूछा था कि k का वो मान बताना है हमें जिसके लिए वास्तविक और समान मूल्य होंगे। तो हमारा उत्तर निकलेगा -6 और घटा 6। ठीक है, +-6 वो k का मान है जिससे द्विघात समीकरण का वास्तविक और समान मूल होगा। प्रश्न संख्या 2 है 3 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमने 3 घन को एक से दूसरे को जोड़ दिया है। ठीक है, अब एक घन का जो आयतन दे रखा है वो जो है 64 cm³। तो माना घन की भुजा a सेंटीमीटर हमने मान ली। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, a³ बराबर दे रखा है 64 cm³। तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास घन
की भुजा निकल चुकी है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर का होगा, ये 4 सेंटीमीटर का होगा और इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर की होगी। फिर यहाँ भी 4 का होगा और यहाँ भी 4 का होगा, यानी कि टोटल जो लंबाई बन गई घनाभ की वो कितनी बन जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए जो घनाभ है, घनाभ के लिए जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें उसने बोला है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा 2 L इंटू बी, 12 को 4 से करेंगे 48 आएगा, फिर 4 को 4 से करेंगे 16 आएगा, फिर HL 4 को 12 से करेंगे 48 आएगा। ठीक है, इसको सबको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 112, दोनों गुना करा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, स्कूल की ओर से इंटर हाउस क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए रनों का वितरण नीचे दिया गया है, बनाए गए माध्यिका रनों का पता लगाएं। तो इसमें हमें माध्यिका कितनी है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, CF निकालेंगे, संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहला नंबर 4 ऐसे लिखेंगे, 4 जमा 6 10, 10 जमा 5 15, 15 जमा 3 18, 18 जमा 4 22। ये हमने CF निकाल लिया, संचय बारंबारता। ठीक, अब माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं, और माध्य का फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं n/2। n/2 कैसे निकाला जाता है, जो हमारा एक कुल माध्य है कितना है 22, 22 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 11। तो 11 कहाँ पे आएगा, 10 के बाद वाली इस वाले रो में हमारे पास 11 आएगा। ठीक, तो ये हमारा इससे F निकलेगा, ये हमारा F है। ठीक, ओके, और ये हमारा क्या होता है CF होता है, और ये इनके बीच का गैप हमारा क्या होता है H होता है, ये हमारा H है। तो सारी वैल्यू इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले चाहिए L, लोअर लिमिट कितना 40 है। ठीक, n/2 हमारा कितना निकला था 11 निकले था। CF इससे ऊपर वाला होता है, कितना निकला 10 बटे में F, फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है, और हाइट जो है इनके बीच का गैप जो है वो 20 का है। ठीक, तो निकलेगा 40 जमा 11 में 10 गया 1 बटे में 5 गुणा में 20, काट देते हैं 4, तो 40 और जमा 4 44, तो हमारा माध्यिका निकल गया 44। तो यानी कि प्रत्येक बच्चे ने 44 रन बनाए हैं। प्रश्न संख्या 4 है, AP 4 9 14 डैश डैश का सारवंतर ज्ञात कीजिए। यदि पहला पद बदलकर 6 हो जाए तो सारवंतर वही रहे, तो नया AP लिखना है हमें। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास AP गिवन है वो क्या दे रखा है 4 9 14 डैश डैश डैश। ठीक, तो इससे हमारे पास A का मान कितना आ गया 4 आ गया। और D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, यानी कि 9 घटा में 4 कितना आ रहा है 5, ये हमारे पास सारवंतर आ गया D की वैल्यू। तो हमारा D निकल चुका है। उसने बोला पहला पद अगर 6 हो जाए, यानी कि अगर A का मान 6 हो जाए तो नया AP क्या होगा, और D हमें वही यूज़ करना है, सारवंतर वही रहेगा, यानी कि D का मान 5 ही है, तो A1 तो हमारा 6 रहेगा। A2 क्या होगा A प्लस D, यानी कि 6 जमा का 5 कितना आ गया 11। A3 A प्लस 2D, ठीक, 6 जमा 5 गुणा में 2, तो 5 दूनी 10 और 6 16। उस तरह से A4 निकाल सकते हैं, A जमा 3D, 6 जमा 5 गुणा में 3, तो 15 6 21। तो हमारी AP क्या बनेगी, जो हमारी नई AP बनेगी वो बनेगी 6 11 16 21 डैश डैश डैश, ये हमारी AP निकल गई। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित 12 मात्रा बंटन का बहुलक 38 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो दे रखा है 16, तो ये हमारा क्लास ले लेते हैं। ठीक, इसे सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है हमारे पास L जमा F1 माइनस F0 अपॉन में 2F
1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखिए L लोअर लिमिट कितना है 30 है, तो हम लिखते हैं 30, और हमें बहुलक का मान 38 दे रखा है, तो ये भी लिख देते हैं यहाँ पे 38 बराबर जमा F1 ये है हमारा 16, ये हमारा F1 है, ये F0 है, ये हमारा F2 है, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है 10 का है, ये हमारा H है, तो H की वैल्यू 10 आ गई। सारी वैल्यू डालते हैं। F1 हमारा कितना 16 माइनस F0 है 12 12, 2 गुणा में F1 16 है, F0 12 घटा F2 X है गुणा में H जो है हमारा गैप जो है 10 का है। इस 30 को इधर ले आते हैं तो 8 बचेगा, 8 बराबर है 16 में से 12 गया 4 बटे में, ये कितना हो गया 32, 32 में से 12 गया 20, तो 20 घटा X गुणा में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 160 माइनस का 8x बराबर 40, ठीक। तो माइनस 8x बराबर हो जाएगा 40, ये प्लस का जाके क्या होगा माइनस का 160, तो माइनस 8x बराबर माइनस का 120, माइनस माइनस कट गया और x काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो x का मान आ गया 15, तो हमारा x की वैल्यू आ गई 15। इस तरीके से उत्तर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई और mn केंद्र O वाले वृत्त के व्यास DE के अंतिम बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई समांतर होगा mn के। तो इस सवाल के अंदर हमें सिद्ध करना है कि एक्स वाई ये वाली लाइन जो है mn के समांतर होगा, और साथ में इसमें बता रखा है DOE क्या है, एक वृत्त का व्यास है, और अंतिम बिंदु पे ये दोनों लाइन जो है खिंची हुई है, ठीक। तो देखिए एक्स वाई क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु D को उसी प्रकार जो mn एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु E पर स्पर्श करती है। तो अगर मैं इसको कोण 1 मान लूँ, ठीक है, और इसको कोण मैं 2 मान लूँ, ठीक है, तो कोण 1 कितने का बनेगा, हमारा कोण 1 जो है वो 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार कोण 2 कितने का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा ये 1 और 2 90 डिग्री के, क्योंकि स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, जो हमारी पहली थ्योरम है 10.1। तो देखिए कोण 1 जो है वो किसके बराबर है, कोण 2 के, कितना है 90 डिग्री है, दोनों कोण 90 डिग्री के। तो चूंकि कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है, तो एक ऐसे कोण बन रहे हैं एकांतर कोण है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो समांतर हो जाएगा mn के, ठीक है, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एकांतर कोण बराबर है, अगर एकांतर कोण बराबर होगी तो ही ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, और समांतर होगी तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट देखते हैं। दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में एक वृत्त अंकित है। तो ABCD एक चतुर्भुज है, उसके अंदर एक वृत्त जो है फंसा हुआ है, और AB जो है 6 सेंटीमीटर का है, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर का दे रखा है, BC 7 सेंटीमीटर का, ये पूरा 7 सेंटीमीटर का दे रखा है, और CD 4 सेंटीमीटर का, ये पूरा 4 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो हमें AD का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो जैसे कि सबसे पहले देखिए कि जैसे अगर यहाँ A है और A से दो स्पर्श रेखा खींची गई है AP और AS, तो इनकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ये हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा था। तो देखिए जितना बड़ा AP होगा उतने बड़ा AS होगा, ठीक है, क्योंकि A से दो स्पर्श रेखा खींची गई AP और AC, इनकी लंबाइयाँ क्या होगी, बराबर होगी। उस तरीके से B से दो स्पर्श रेखा खींची गई BP और BQ, इनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी,
ठीक, उसी प्रकार से सी से सी आर और सी क्यू खींचा गया है, तो सी आर बराबर सी क्यू होगा, और डी से होगा हमारे पास डी आर बराबर डी एस। ठीक, सबको हम जोड़ देते हैं, तो देखिए क्या होगा, ए पी जमा बी पी जमा सी आर जमा डी आर बराबर हो जाएगा ए एस जमा बी क्यू जमा सी क्यू जमा डी एस। देखिए ए पी और बी पी, ठीक है, ये ए पी है यहाँ से यहाँ तक, और ये बी पी है, इन दोनों को मिलकर क्या बन जाएगा, पूरा ए बी बन जाएगा। उस तरह से सी आर डी आर, ये पूरा क्या बन जाएगा, डी सी बन जाएगा। और ए एस और डी एस, देखिए ए एस और डी एस क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, और बी क्यू सी क्यू ये बी सी बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ए बी हमारे पास जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, सवाल में दे रखा है, 6 लिख देते हैं। डी सी 4 सेंटीमीटर है, ए डी हमें ज्ञात करना है, और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ए डी बराबर कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, और 7 यहाँ से घटा देंगे यानी कि 3 आ जाएगा, तो 3 बराबर ए डी आ जाएगा। तो हमारे पास ए डी का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। किस तरीके से आंसर निकल गया। प्रश्न संख्या 7 है, ए पी 5 8 11 में 40 पद है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन लिखिए। सबसे पहले देखिए ए का मान हमारे पास 5 है, डी A2 माइनस A1, 8 में से 5 गया 3, और 40 पद है यानी कि n बराबर 40। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली। अंतिम पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अंतिम पद निकालते हैं, यानी कि हमें A40 कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, और अंतिम 10 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए हमें 40 निकालना है, ए हमारा 5 है प्लस 40 माइनस 1, और डी हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा 5 जमा 39 गुणा में 3। ठीक, 5 जमा में 9 × 27 और 3 × 9 तो 11, तो कितना आ गया 122। अब देखिए ध्यान से, उसने बोला अंतिम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ठीक, तो देखिए अगर इसमें यहाँ से 1 से स्टार्ट होकर 40 तक नंबर है, तो लास्ट वाले 10 कहाँ से स्टार्ट होंगे, 31 से। 31 से 40 वाले जो टर्म्स है उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहले देखिए 31st टर्म कौन सा है, तो देखिए हम A31 की वैल्यू निकालते हैं। A31 कैसे निकलेगा, A प्लस 30D से। ठीक है, सेम इस फार्मूले से। तो A की वैल्यू हमारे पास 5 है, 30 इंटू D हमारे पास 3 है, तो 5 प्लस 90 यानी कि 95 आ गया। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है 95, और इसकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है हमारे पास 122। तो ये हमारा A है और ये हमारा L है, तो इसमें लगाते हैं सम का फार्मूला। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 A प्लस का L। ठीक, अब उसने बोला था 10 पदों का निकालने के लिए, तो 10/2 A हमारा 95 है और L जो है हमारा 122 है। ठीक, इसको इससे काट दीजिए, 5 आ गया, 5 × 217, तो फाइनली जो आंसर आ गया 1085 निकल गया। तो ये हमने लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर दिया। तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तूफान के कारण एक पेड़ इस तरह टूट जाता है कि पेड़ की चोटी जमीन को छूती है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पेड़ के टूटे हुए ऊपरी हिस्से की लंबाई 8 मीटर है। पेड़ के टूटने से पहले उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए ये हमारा पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ यहाँ से टूटा, तो ये टूटने के बाद नीचे झुक गया होगा, तो ये ऐसे करके ये पेड़ गिर गया। ठीक, और इस तरीके से इसको मिला देते हैं पहले तो। अब देखिए सवाल में लिखा क्या है कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 30 डिग्री का हमारा कोण बन रहा है। पेड़ ये फिलहाल अभी x मीटर का है, और लिखा हुआ है पेड़ के टूटे हुए ऊपरी हिस्से की लंबाई 8 मीटर है, यानी कि ये 8 मीटर का था,
जो गिर के ऐसे गिर गया, यानी कि ये 8 मीटर का है। ठीक, तो उसमें नाम लेते हैं ABC, इस त्रिभुज का नाम ले देते हैं। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी? 8 जमा में x, 8 जमा में x मीटर ये पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। तो हम x का मान निकालते हैं। तो हमने मान लिया कि x मीटर है, उसके बाद टूट गया है। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा? यहाँ पे कौन बन रहा है, उसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा, और ये लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी भुजा है, तो ये हमारा कर्ण होगा। तो लंब और आधार में tan का रिलेशन होता है, और लंब और कर्ण में साइन का रिलेशन होता है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? AB बटे में AC। साइन 30 कितना होता है? 1/2। AB हमारा x है और AC की लंबाई 8 दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बराबर 2x और x बराबर हो जाएगा 8 बटे में 2 यानी कि 4। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 मीटर की ऊंचाई से ये टूटा था, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई मिल जाएगी। ये निकल जाएगा 4 जमा में 8 यानी कि 12 मीटर। तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो 12 मीटर है। इसी सवाल का और वाला पार्ट देखते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंबे एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दो खंबे इस तरीके से खड़े कर देते हैं। 80 मीटर चौड़ी ऊंचाई चौड़ी सड़क है। ठीक, अब कहा गया है एक दूसरे के विपरीत खड़े, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से दो खंबे के शीर्षों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लेते हैं कि हम इस सड़क के इस बिंदु से बात करते हैं। ठीक, तो एक पे तो बोला है इसने 60 डिग्री कोण बन रहा है, तो एक पे 30 डिग्री कोण बन रहा है। यहां मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण है और यहां मान लेते हैं 30 डिग्री कोण है। इनके कुछ भी नाम रख देते हैं, ABCDE। कुल इनके बीच में जो गैप है वो 80 मीटर का है, 80 मीटर का गैप है। ठीक, तो अगर इसकी लंबाई x मीटर मान ली तो ये कितना होगा? 80 घटा x। ठीक, और 2 लिखा हुआ है, दोनों समान ऊंचाई के हैं। अगर ये h मीटर का है तो ये भी हमारा h मीटर का होगा। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में लेते हैं। ठीक है, ABC में ये हमारा कोण है, उसके सामने क्या है? परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा या आधार होगा। तो लंब और आधार के बीच में tan का रिलेशन होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? AB बटे में BC। tan 60 होता है √3, √3 बराबर है h बटे में BC। BC की वैल्यू x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x बराबर h। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। उसी प्रकार त्रिभुज EDC में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है, उसके सामने लंब है, ये आधार है। तो यहाँ पर भी tan का रिलेशन बन रहा है। tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा ED अपॉन में CD। tan 30 कितना होता है? 1/√3 बराबर है h बटे में 80 घटा x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 80 घटा x बराबर है h√3। ये हमारे पास समीकरण 2 बन गया। हमें निकालना है x का मान, कि दो खंभों के बीच की दूरी। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से h का मान ये डाल देते हैं। तो 80 घटा x बराबर है h जो है बल लिखते हैं √3x, और √3 तो यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक, तो 80 माइनस x बराबर 3x हो गया। इस x को ले आते हैं तो 80 बराबर 3x। अब ये माइनस का x इसे हटा के जमा का x हो गया, तो 80 बराबर हो गया 4x। तो x का मान कितना आएगा? 80 बटे में 4 यानी कि 20। ठीक, तो ये हमारे पास 20 का आ गया, और 80 घटा 20 यानी कि ये 60 का आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर निकल गया।
क्वेश्चन नंबर 9 है, पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। यानी कि पी ए और पी बी दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं। कहाँ से खींची गई? पी बिंदु से। पी ए की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर की बना है, ये 6 सेंटीमीटर की है। और कोण ए पी बी 60 डिग्री का है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये कितने का होगा? ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि हमें पता है पी ए जो है वो पी बी के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? बाह्य बिंदु से खींची गई तो हमें पता है कि जो हमारी थ्योरम 10.2 है, इसमें हमने सीखा है कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो स्पर्शरेखा खींचते हैं, तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अगर पी, अब देखिए ध्यान से कि पी ए बी क्या है? एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज पी ए बी में क्या दे रखा है? हमारे पास है कि जो ए पी है वो बराबर है पी बी के। ठीक है, दो भुजाएं बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो उसके जो संगत कोण होंगे ये क्या होंगे? वही भी बराबर होंगे। ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल बनेंगे कौन से? पी ए बी, एंगल पी ए बी ये बराबर हो जाएगा एंगल पी बी ए के। ठीक, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अब एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, और बराबर भुजाओं के साथ बराबर कोण बनते हैं। ठीक, तो अगर ये x डिग्री का बनेगा तो ये कितने का बनेगा? ये भी x का बनेगा। ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण पी ए बी जमा कोण ए बी पी जमा कोण बी पी ए, तीनों को जोड़ने पे 180 आएगा। ठीक, अब पी ए बी एक्स डिग्री का है, ये भी एक्स डिग्री का है, और बी पी ए ये 60 डिग्री का है, बराबर 180। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो x का मान कितना निकलेगा? 120 बटे में 2 यानी कि 60 डिग्री। ठीक, तो ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। अब देखिए ध्यान से, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज कैसा बनेगा? वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो कोण जो है पी ए बी बराबर है कोण पी बी ए के, बराबर है कोण ए पी बी के। कितना है? 60 डिग्री। तो त्रिभुज क्या बन गया? ये समबाहु त्रिभुज है। अगर त्रिभुज समबाहु होगा तो सारी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि जितना बड़ा ए पी होगा उतना बड़ा ए बी होगा, उतना बड़ा बी पी होगा। यानी कि सारी भुजाएं कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहाँ पे क्या निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 725। तो देखिए x और x कितना हो गया? 3x स्क्वायर, फिर 10x और 20x, ये हो गया हमारे पास 30x, और 25 और 100 125, और माइनस का 725 बराबर 0। देखिए ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 600 बराबर 0। सब 3 से भाग हो रहे हैं, सबको 3 से भाग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर जमा का 10x माइनस 200 बराबर 0। ठीक, अब पहले वाले को लास्ट वाले से गुना करते हैं, तो ये आ गया हमारा 200। ठीक, 200 के हम टुकड़े करते हैं, 20 गुणा में 10, ये 200 आएगा, और घटा करने पे 10 भी आएगा। इसको ले लेते हैं, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर जमा का 20x घटा का 10x माइनस 200 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा? x, क्या बचा? x जमा का 20। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा? माइनस का 10, क्या बचा? x जमा का 20।
तो एक बार तो सेम ब्रैकेट लिखते हैं, x जमा का 20, और एक बार हमारा बच गया x माइनस का 10। ठीक, दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं। तो x जमा 20 बराबर 0 या x घटा 10 बराबर 0। तो x का मान तो यहाँ से माइनस का 20 आ गया और यहाँ से x का 10 आ गया। सवाल में लिखा है धनात्मक संख्या, तो ये तो लेंगे नहीं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देखिए हमारे नंबर कौन कौन सा आ जाएंगे, 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये हमारा 20 आ जाएंगे। तो 10, 15, 20 वो 3 नंबर है, इनके वर्गों का योग कितना आएगा, 725 आएगा। सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के दो सकेंद्रीय वृत्त की रचना करनी है। बड़े वृत्त पर स्थित बिंदु P से छोटे वृत्त पर 2 स्पर्शिका खींचनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर के एक वृत्त खींचते हैं। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर की एक वृत्त खींच ली। अब हम इसी को केंद्र मान के 7 सेंटीमीटर का एक और वृत्त खींचते हैं। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर की वृत्त खींच ली है। ठीक, अब क्या करना है, स्केल से हमें कहीं पर भी एक लाइन खींचनी है। तो ये हमने यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिया। ठीक, अब इस लाइन का क्या करना है, हमें समद्विभाजक करना है। तो समद्विभाजक करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है और इस तरीके से आर्क लगाना है, एक ऊपर एक नीचे। तो एक हमने आर्क नीचे लगाया और एक आर्क हमने ऊपर लगा दिया। ठीक, अब इसको केंद्र पर रख के करते हैं। तो देखिए एक आर्क तो यहाँ पे लगा है और एक नीचे लगाते हैं, एक आर्क यहाँ पे लगा है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक, अब क्या करना है, हमें सेंटर पॉइंट मिल चुका है। अपना कंपास निकालते हैं। इसको इस तरीके से हमें केंद्र पर रखना है। ठीक है, और 2 आर्क लगाने हैं। देखिए एक आर्क तो यहाँ पे लग गया, चाहे तो पूरा वृत्त बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बेसिकली 2 आर्क से मतलब होता है जो इस सर्कल को कहीं पे काट रहे। तो हमें एक पॉइंट यहाँ मिल गया है, एक पॉइंट यहाँ मिल गया है। अब हम लाइन खींच सकते हैं। तो इस बिंदु से हमने इस तरीके से एक टेंजेंट यहाँ पे खींच दिया, स्पर्शरेखा खींच दी, और दूसरा जो है हमने इस बिंदु पर कट कर रहा था, यहाँ से खींच दिया। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से 2 स्पर्शरेखा खींच दिया। ठीक है, तो हमने P से 2 स्पर्शिका खींची है। इसका मान लेते हैं सेंटर जो है O है। इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे A रख दिया और हमने B रख दिया। तो इस प्रकार से हमारा कंस्ट्रक्शन जो है रचना बन गई है। इसका और पार्ट देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर स्पर्शिका का एक युग्म खींचिए जो वृत्त के दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। तो 6 सेंटीमीटर नाप कर हमने एक वृत्त खींच लिया इस तरीके से। ठीक, अब क्या करना है हमें, उसने कहा है कि हमें यहाँ पर कोई पॉइंट ऐसा लेना है कि जहाँ से स्पर्शरेखा खींचे और दोनों स्पर्शरेखाएं जो हैं वो 60 डिग्री के कोण पे झुकी होनी चाहिए। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अगर हम थोड़ा सा अपने जो हमने पढ़ा हुआ है उसको ध्यान रखें कि अगर एक वृत्त पे स्पर्शरेखा खींची जाती है, अगर यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है, तो इसके साथ में ये दोनों क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, यानी कि दोनों का योग 180 होता है। यहाँ 60 बनेगा और यहाँ पे 120 बनेगा, और ये दोनों कितने के होंगे, 90-90 के कोण होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पर्शरेखाएं लंब होती हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे। तो हम कहीं पर भी क्या करते हैं, तो कहीं पर भी हम एक रेखा खींच देते हैं। ठीक, ये हमने एक रेखा खींच दी और यहाँ पे हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं।
60 का बन गया, ये 60 का बन गया। ठीक है, तो ये हमारा 120 डिग्री कोण यहाँ पे बन चुका है। और अब हमें क्या करना है, इस पर 90 डिग्री कोण बनाना है, इस पर 90 डिग्री कोण बनाना है, वो अपने आप ही 60 डिग्री कोण पे झुक जाएगी। तो इस प्रकार से हम अपने टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली से पुणे के लिए उड़ान भरने वाले 300 यात्रियों का आयुर्वार चार्ट एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है। यात्रियों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें माध्य निकालना है। तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पैसेंजर FI निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेस देन टाइप दे रखा है, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम दे रखा है। तो देखिए हम उसको कैसे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये CF है। एक्चुअल में क्या दे रखा है, ये CF दे रखा है, संचय बारंबारता। तो इससे हम बारंबारता निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो पहले वाले में तो 14 ही आएगा। दूसरे वाले में देखिए 20 से कम टोटल जो है 44 है, और 10 से कम 14 है। तो कितने रह गए, तो 30 लोग रह गए। तो यहाँ पे आएगा 30। फिर यहाँ पे घटाइए, इसमें से कितना बच गया, 38। फिर इसमें से इसको घटाते हैं, कितना बच गया, 52। फिर नेक्स्ट फिर 40 से 50 में देखिए कितने का गैप आ रहा है, 50 का। फिर 50 से 60 में इसको घटाते हैं, तो ये बच गया 1 और 6, 61। फिर अगला देखिए 42, और लास्ट में 13। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, FI निकल गया। अब XI निकालते हैं। XI कैसे निकालेंगे, जो निम्न वर्ग है और उच्च वर्ग है दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे। 0 जमा 10 कितना है, 10। 10 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 5। उसी प्रकार 10 और जमा 20 30 हो गए, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। फिर दोनों को जोड़ो, 50 आ गए, 2 से भाग करेंगे 25। इस तरीके से हम सारा FI निकाल लेंगे। और अब हम निकालते हैं FI XI। तो इन दोनों गुणा करते हैं। तो देखिए सिग्मा FI XI कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,600। और सिग्मा FI कितना दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है 300 यात्रियों की बात हो रही है, यानी कि 300 दे रखा है। ठीक, तो हमें माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो ये है 12,600 बटे में 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी कि x बार माध्य कितना आ गया हमारा, 42 आ गया। और ये हमारा आंसर आ गया।